आज हम बात करेंगे मिट्टी के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिट्टी के बारे में बात करते हैं। मिट्टी को ही मृदा कहा जाता है। पहली बात यह है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिट्टी को ही मृदा कहा जाता है। यह मूल चट्टान और जैव पदार्थों का सम्मिश्रण है। मिट्टी जो है मूल चट्टान, जो चट्टान होती है, और जो जैव पदार्थ होते हैं, जैव पदार्थ मतलब जीव जंतु, उनका सम्मिश्रण ही मिट्टी कहलाता है। जिसमें उपयुक्त जलवायु होने पर नाना प्रकार की वनस्पतियां उगाई जाती हैं। समस्त प्राणियों का भोजन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मिट्टी से प्राप्त होता है। मतलब जितने भी प्राणी इस धरती पे हैं, उनका जो भोजन है वो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, यानी अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी से ही प्राप्त होता है। अब मृदा के प्रकार, मृदा टोटल 6 प्रकार की होती है। पहली है जलोढ़ मिट्टी, दूसरी है काली या रेगड़ मिट्टी, तीसरी है लाल मिट्टी, चौथी है लेटेराइट मिट्टी, पांचवी मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी, छठी मिट्टी और आखिरी मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी। पहले हम बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में कि क्या जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, कहाँ पाई जाती है और इसके क्या फायदे हैं और इस पर क्या खेती होती है। इस सब के बारे में हम बात करेंगे आज। तो चले देखते हैं बच्चों। जलोढ़ को काप, दोमट, कछारी या चीका मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद के जमाव द्वारा होता है। जो नदियां बहती हैं और बह के जाके जो समुद्र में मिल जाती हैं, तो जो उनका रास्ता होता है, जहाँ से उद्गम होती है और जहाँ ये समुद्र में मिलती है, तो उनके जो बीच का रास्ता होता है वो अपने साथ अवसाद लेके चलती हैं। अवसाद में मिट्टी का ही पार्ट होता है जो नदियों के किनारे लग जाता है आके, उसे अवसाद कहा जाता है। यह मिट्टी हल्के भूरे रंग की होती है, इसमें हल्का सा भूरा रंग पाया जाता है। खुदाई करने पर यह मिट्टी 490 मीटर की गहराई तक पाई जाती है। इस बात का ध्यान रखें कि ये मिट्टी 490 मीटर की गहराई तक पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और वनस्पति अंशों की कमी होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं पाया जाएगा, फास्फोरस और वनस्पति के कुछ अंश होते हैं जिनकी कमी होती है, परंतु पोटास और चूना पर्याप्त रूप से पाया जाता है। यह मिट्टी भारत के काफी बड़े क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी भारत के 40% भाग पर पाई जाती है। कितने परसेंट भाग पे? 40% भाग पे यह मिट्टी पाई जाती है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको सब बताऊंगा, उसको आपको नोट डाउन करना है, नोट्स बनाने हैं। बाकी इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। भारत में यह मिट्टी हिमालय से निकलने वाली 3 बड़ी नदियों से मिलती है। पहली है सतलज नदी, दूसरी है गंगा, तीसरी है ब्रह्मपुत्र। इसे ब्रह्मपुत्र भी कहा जाता है। और उनकी सहायक नदियों द्वारा भी यह मिट्टी प्राप्त होती है। मिट्टी के बारीक कणों को मिट्टी के बारीक कणों को क्या कहा जाता है? जलोढ़ कहा जाता है। अब बात करते हैं काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी या रेगड़ मिट्टी, इस मिट्टी को रेगड़ या कपास वाली काली मिट्टी भी कहते हैं। इसमें कपास की एक्चुअली खेती होती है, तो इसलिए इसे कपास मिट्टी भी कहा जाता है। इसका रंग गहरा काला और कणों की बनावट बारीक एवं घनी होती है। ये जो मिट्टी होती है, इसके जो कण होते हैं बहुत ही बारीक होते हैं और बहुत ही घने भी होते हैं। मतलब इनके घनत्व बहुत ज्यादा होते हैं, इनके कणों के घनत्व बहुत ज्यादा होते हैं। इस मिट्टी की रचना अत्यंत बारीक मृत्तिका के पदार्थों से हुई होती है, इसीलिए इस मिट्टी में अधिक समय तक नमी धारण करने की क्षमता पाई जाती है। एक्चुअली होता क्या है कि जब मिट्टी के कण बारीक होंगे, जिसकी वजह से उनमें नमी धारण करने की जो क्षमता होती है वो अत्यधिक हो जाती है। पानी अत्यधिक समय तक उसमें स्थिर रहता है। भारत में यह मिट्टी गुजरात से अमरकंटक तक और बेलगांव से गुना तक पाई जाती है।
आप देख रहे हैं ये मिट्टी कहाँ से कहाँ तक पाई जा रही है। गुजरात से अमरकंटक, अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश में है। बेलगांव से गुना तक, ये यहाँ तक के क्षेत्रों में मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। काली और रेगड़ मिट्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं। यह मिट्टी महाराष्ट्र के विदर्भ, खानदेश एवं मराठावाड़ा, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा के दक्षिण भाग में, कर्नाटक के उत्तरी जिलों में, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी और तटवर्ती भाग, तमिलनाडु के भाग तथा राजस्थान के कुछ जिलों में, तथा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड संभाग में मिलती है। यह मिट्टी कपास, दालें आदि उगाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें जो आपको याद करने वाली जो चीज है वो चीज है कि काली मिट्टी नमी सबसे ज्यादा धारण कर सकती है लंबे समय तक। और ये मिट्टी कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है उन सबको आपको एक बार याद करके चलना पड़ेगा। और इस मिट्टी में किसकी खेती सबसे अच्छी होती है? कपास, दाल आदि की खेती सबसे अच्छी होती है। लाल मिट्टी के बारे में हम बात करते हैं कि लाल मिट्टी कैसी होती है, इसके बारे में देख लेते हैं। यह मिट्टी शुष्क और तर जलवायु में प्राचीन, रवेदार और परिवर्तित चट्टानों के टूट फूट से बनती है। यह मिट्टी लाल, पीली, भूरी आदि विभिन्न रंगों की होती है। मतलब लाल मिट्टी जो होगी वो पीली, भूरी और लाल तो होगी होगी, इन दो प्रकार की भी होती है। प्रायद्वीप इसमें लौह अयस्क होने के कारण इसका रंग लाल होता है। इसमें जब लौह अयस्क आ जाते हैं तो इस कारण से इसका रंग लाल हो जाता है। ताप्ती नदी घाटी में पहाड़ियों के ढालों पर लगातार अधिक गर्मी पड़ने से चट्टानों के टूटने पर उसमें मिला हुआ लोहा मिट्टी में फैल जाता है। एक्चुअली होता क्या है, ताप्ती नदी घाटी में जो पहाड़ियां हैं उनके ढालों पर लगातार गर्मी पड़ने से, जब सूर्य की जब गर्मी उन ढालों पर पड़ती है तो उससे चट्टानों के टूटने पर उसमें जो मिला हुआ लोहा होता है, जो चट्टानों में जो लोहा मिला होता है वो जाके मिट्टी में फैल जाता है, जिससे इसका रंग लाल हो जाता है। इस मिट्टी में अनेक प्रकार की चट्टानों से बनी होने के कारण गहराई और उर्वरा शक्ति में विभिन्नता पाई जाती है। अब ये जो मिट्टी है वो चट्टानों से बनी है, जिसके कारण कहीं गहराई कम हो जाती है मिट्टी की और कहीं गहराई ज़्यादा रहती है मिट्टी की, जिसकी वजह से इनकी उर्वरा शक्ति में थोड़ी सी कमी पाई जाती है। जहाँ पे गहराई कम होगी वहाँ कमी कम होगी, जहाँ पे गहराई ज़्यादा होगी वहाँ ये मिट्टी अधिक उपजाऊ होगी। यह मिट्टी अत्यंत रंध्र युक्त होती है। यह अत्यंत बारीक तथा गहरी होने पर ही उपजाऊ होती है। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि ये जितनी बारीक होगी और जितनी ज़्यादा गहरी होगी उतनी ही ज़्यादा उपजाऊ भी होगी। यह मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीपीय तक पाई जाती है। मतलब उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से होकर दक्षिण में फैली हुई है ये मिट्टी। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में मिलती है। इस मिट्टी में बाजरा की जो फसल होती है वो अच्छी होती है, इसलिए ये मिट्टी यहाँ पे जो बाजरा जो होता है वो अच्छे तरीके से उगाया जाता है। किंतु गहरे लाल रंग की मिट्टी कपास, गेहूं, दालें और मोटे अनाज के लिए भी उपयुक्त होती है। तो गहरे लाल रंग की मिट्टी में आप क्या क्या उगा सकते हैं? लाल रंग की मिट्टी जहाँ कम होती है वहाँ पे कैसी होती है वो मिट्टी, ये सब चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। लेटेराइट मिट्टी के बारे में आप बात करते हैं कि ये मिट्टी कैसी होती है और कहाँ पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण ऐसे भागों में हुआ है जहाँ शुष्क व तर मौसम बारी बारी से होता है। यानी मौसम जहाँ शुष्क और तर मतलब गीला और शुष्क मतलब गर्म, बारी बारी से आता है। यह मिट्टी लैटेराइट चट्टानों के टूट फूट से बनती है। ये इस जो मिट्टी का जो निर्माण होता है वो लैटेराइट चट्टान के टूटने से होता है। यह मिट्टी चौरस उच्च भूमियों पर मिलती है। जहाँ पे चारों तरफ उच्च भूमि हो वहाँ पे यह मिट्टी आपको मिलेगी।
इसमें लोहा ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि चट्टानों के टूट फूट से बनी है मिट्टी, तो इसमें ऑक्साइड भी होगा, पोटास भी होगा, और लोहा तो होगा ही होगा, चट्टानों में होता ही है लोहा। लेटराइट मिट्टी तीन प्रकार की होती है: गहरी लाल लेटराइट मिट्टी, सफ़ेद लेटराइट मिट्टी, गहरी जल वाली लेटराइट मिट्टी। यह तमिलनाडु के पहाड़ों सॉरी मैं आपको बता दूं, आपको जो याद रखना है, बस इनके तीन प्रकार याद रखने हैं कि लैटराइट मिट्टी कैसी होती है: गहरी लाल लैटराइट मिट्टी, सफ़ेद लैटराइट मिट्टी, गहरी जल वाली लैटराइट मिट्टी। यही बस आपको याद रखना है। यह तमिलनाडु के पहाड़ी भागों और निचले क्षेत्रों, कर्नाटक के कुर्ग जिले, केरल राज्य के चौड़े समुद्री तट, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले, पश्चिमी बंगाल के बेसाल्ट और ग्रेनाइट पहाड़ियों के बीच तथा उड़ीसा के पठार के ऊपरी भागों और घाटियों में मिलती है। यह मिट्टी चावल, कपास, गेहूं, दाल, मोटे अनाज, सिनकोना, चाय, कहवा आदि फसलों के लिए उपयोगी होती है। तो ये मिलती कहाँ है, इस पे आप फोकस करें, और ये किन किन फसल के लिए उपयोगी होती है, इसको आप ध्यान में रखें। एक बार फिर बता देता हूँ ये मिट्टी कहाँ मिलती है। ये मिट्टी केरल राज्य के चौड़े समुद्री तट, जो केरल राज्य है जो उसका जो तट है, समुद्री तट, वहाँ पे मिट्टी ज़्यादा पाई जाएगी। महाराष्ट्र के रत्नागिर जिले, महाराष्ट्र में जो जिला है रत्नागिर, उस जिले में मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। पश्चिम बंगाल के बेसाल्ट और ग्रेनाइट पहाड़ियों के बीच, पश्चिम बंगाल में जो बेसाल्ट और ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे ये मिट्टी मिलती है। आपको बस नाम याद रखना है। उड़ीसा के पठार के ऊपरी भागों और घाटियों में मिलती है। अब ये जो मिट्टी है किस किस के लिए, किन फसलों के लिए उपयोगी है, इसको भी याद कर लें आप। यह मिट्टी चावल, कपास, गेहूं, दाल, मोटे अनाज, सिनकोना, चाय, कहवा आदि फसलों के लिए उपयोगी है। अब बात करते हैं मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में। मरुस्थलीय मिट्टी कैसी होती है, कहाँ पाई जाती है, और इस पे क्या क्या उगाया जाता है, ये सब देखेंगे। ये बालू प्रधान मिट्टी होती है। एक्चुअली मरुस्थलीय मिट्टी बालू प्रधान मिट्टी होती है, क्योंकि मरुस्थलीय से हम समझ सकते हैं कि जहाँ पे समुद्र पहले कभी था अब नहीं है, उस इलाके को मरुस्थलीय कहते हैं। जिसमें बालू के मोटे कण होते हैं। इस मिट्टी में बालू के क्या होते हैं, मोटे कण होते हैं। यह मिट्टी दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा कच्छ के रंग की ओर से उड़कर भारत के पश्चिमी शुष्क प्रदेश में जमा हुई है। एक्चुअली जो मानसून दो टाइप से आते हैं। एक मानसून आता है पूर्व और दक्षिण की तरफ से, एक मानसून आता है उत्तर और सॉरी दक्षिण और पश्चिम की तरफ से। तो वहां से जो मिट्टी उड़ के आती है और भारत के पश्चिमी शुष्क प्रदेश में जमा होती है, उस मिट्टी को कहते हैं हम क्या, मरुस्थलीय मिट्टी। इसमें खनिज नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि ये समुद्री मिट्टी, क्योंकि समुद्र की तरफ से उड़ के आती है, वहाँ के जो क्या कहते हैं इलाके हैं वहाँ से आती है, तो इसमें खनिज की मात्रा ज़्यादा होगी, नमक की मात्रा भी ज़्यादा होती है। मरुस्थलीय मिट्टी में नमी कम रहती है, जाहिर सी बात है बारिश नहीं होगी तो वहाँ पे मिट्टी में नमी कम होगी, तथा वनस्पति के अंशों में भी कमी पाई जाती है। जब नमी नहीं होगी तो वहाँ पे पहले वनस्पति ही नहीं होंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या कहते हैं उनके अंशों की कमी पाई जाती है। किंतु सिंचाई करने पर यह उपजाऊ हो जाती है। अगर इनकी सिंचाई अच्छे से की जाए तो यह उपजाऊ हो सकती है। इस मिट्टी में गेहूं, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, सब्जियां आदि पैदा की जाती है। तो इस मिट्टी में क्या क्या पैदा किया जाता है आपने अभी पढ़ा। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध ना होने पर यह बंजर पड़ी रहती है। अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध ना हो तो ये मिट्टी बंजर हो जाती है। यह मिट्टी शुष्क प्रदेशों विशेषकर पश्चिम राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलती है।
ये मिट्टी जहाँ जहाँ मिलती है आपने देखा कि राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में मिलेगी, गुजरात में विशेषकर मिलेगी, दक्षिण पंजाब का जो एरिया है वहाँ मिलेगी ये मिट्टी, हरियाणा में मिलेगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में ये मिट्टी पाई जाती है। अब बात करते हैं पर्वतीय मिट्टी। यह मिट्टी हिमालय पर्वत श्रेणियों पर पाई जाती है। मतलब पर्वतीय मिट्टी हिमालय के पर्वत श्रेणियों, क्योंकि पर्वत है तो वहीं पे ये मिट्टी पाई जाएगी। अधिकांशतः यह मिट्टी पतली, दलदली और छिद्रमयी होती है। मतलब ये जो मिट्टी है वो पतली भी होगी, दलदली भी होगी और छिद्रमयी भी होती है। नदियों की घाटियों और पहाड़ी ढालों पर यह मिट्टी अधिक गहरी होती है। हिमालय के दक्षिण ढालों के अधिक खड़ा होने के कारण यहाँ इसका जमाव अधिक नहीं होता। एक्चुअली क्या है कि जो हिमालय के दक्षिणी ढाल है वो अधिक खड़े हैं, जिनकी वजह से वहाँ पे इनका जमाव होता नहीं है और वो बहती हुई नीचे की तरफ आती है। पहाड़ी ढालों के तलहटी में जो मिट्टी पाई जाती है वह हल्की, बलुई, छिछली, छिद्रमयी और कम वनस्पति अंश वाली होती है। पश्चिमी हिमालय के ढालों पर बलुई मिट्टी मिलती है। मध्य हिमालय के क्षेत्र में अधिक वनस्पति अंशों वाली उपजाऊ मिट्टी मिलती है। अच्छी वर्षा होने पर इस मिट्टी में दून एवं कंगड़ा घाटी में चाय की अच्छी पैदावार होती है। अगर वर्षा अच्छी हो तो दून और कंगड़ा घाटी में चाय की जो पैदावार होती है बहुत अच्छी होती है। तो आज हमने मिट्टी के बारे में जाना, मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं और किस मिट्टी में क्या क्या उपजाऊ होता है और ये कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अदर टॉपिक पे आएंगे, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। और आज जो हमने ये पढ़ा है इसका मैं एक क्वेश्चन पेपर बना दूंगा, 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन होंगे, तो उससे हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, वो मैं अपडेट करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।